उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ये भी फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है सिस्टमैटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करना ग्रुप्स में। क्या करता है क्लासिफिकेशन? क्या लिखेंगे? अरेंजिंग द थिंग्स इनटू ग्रुप्स, चीज़ों को ग्रुप्स में अरेंज करना इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टमैटिक्स। मतलब सिस्टमैटिक के रूल्स और ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में अरेंज करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स हमने पढ़ा था। सिस्टमैटिक्स में क्या था? टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की जो स्टडी होती है वो होती है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर ही क्लासिफिकेशन आता है, और सिस्टमैटिक्स के कुछ रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, मतलब अभी डेफिनेशन समझ के, एक ये किसके बेसिस पे किया जाता है? ये किया जाता है R.H. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। 5 किंगडम हैं जो कि R.H. विटेकर ने दिए हैं। पहला है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमिलिया। तो उसके बेसिस पे किया जाता है। क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी फ़िलहाल के लिए इतना पढ़ लेते हैं किसके बेसिस पे किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ R.H. Whittaker's 5 kingdom classification। R.H. Whittaker 5 kingdom classification। किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पहला होता है, चलो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, भाई इतना जानिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है कुछ वर्ग होते हैं जो टेक्सोनॉमी के होते हैं। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होता है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इन किंगडम्स के बारे में फर्दर स्टडीज़ के लिए होता है टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। उसके लिए कुछ टेक्सॉन्स होते हैं, तो उन टेक्सॉन्स में सबसे जो बड़ा टेक्सॉन होता है वो कहता है किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम और डिवीज़न। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। एक छूट गया। क्लास के बाद आता है फैमिली, ऑर्डर के बाद होता है फैमिली, उसके बाद जीनस, स्पीसीज। तो ये जो होता है, इसमें सबसे बड़ी यूनिट जो होती है किंगडम होती है, सबसे छोटी यूनिट स्पीसीज होती है। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें सिमिलरिटीज घटती हैं, सिमिलरिटीज डिक्रीजेज। ठीक है, सिमिलरिटी डिक्रीज कैसे होगी? किस जो ये होती है स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट होती है। जब कोई यूनिट सबसे छोटी होती है तो उसमें सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी में देखते हैं, जैसे स्पीसीज में होता है, स्पीसीज में रखा गया है, एक स्पीसीज होती है लियो में रखा गया लाइन को, ठीक। और एक दूसरी स्पीसीज होता है टिग्रिस, और एक होती है पैराडस। टिग्रिस में रखा गया था टाइगर को, और पैराडस जो होता है उसमें रखा गया है लेपर्ड को। तो ये जो लेपर्ड, लाइन और टिग्रिस टाइगर जो है, इन तीनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्पीसीज जो होती है उसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है।
और किंगडम जो होता है, किंगडम में 5 किंगडम होते हैं। तो उसमें सबसे जैसे होता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, फंजाई। तो अगर किंगडम मोनेरा में जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और जो किंगडम एनिमिलिया में होते हैं, किंगडम प्लांटी में होते हैं और किंगडम फंजाई में होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जिसमें और जो एनिमल्स में होते हैं, सब छोड़ो, एनिमल्स और प्लांट में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो अलग अलग किंगडम में रखे जाते हैं। तो इसमें कितना बड़ा फ़र्क है। और अगर स्पीसीज़ में देखें, टाइगर और लाइन में, उसमें कितना फ़र्क होता है, बहुत कम। और कहाँ एक एनिमल जो कि लाइन जो होता है वो एनिमिलिया में आता है, एनिमल में आता है। और जो प्लांट्स होते हैं, लाइन और प्लांट्स में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो होता है, अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो सिमिलरिटी डिक्रीज़ होती हैं, और जब हम नीचे आते हैं तो सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है। और एक होता है, इसका एक पॉइंट होता है, इसी में लिखते हैं, इसमें होता है टेक्सोनोमिक इनहेरेरी, इनहेरेरी नहीं होते, हेरेनरी, 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 टेक्सोनोमिक हेरेनरी, हेरेनरी बता रहे हैं, टेक्सोनोमिक हेरेनरी। इसका मतलब होता है टेक्सोनोमी की सीरीज जो होती है वो इसी फॉर्म में होती है। मतलब ये एक टेक्सोनोमी का सीरीज है। इस सीरीज में अगर हम कुछ बदलाव करते हैं तो वो गलत होता है। ये इसको कहते हैं, सीरीज को कहते हैं टेक्सोनोमिक इनहेरेनरी, हेरेनरी बोलते हैं इसको, टेक्सोनोमिक हेरेनरी। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं टेक्सोनोमिक क्रमबद्धता। मतलब ये इनका एक सीक्वेंस होता है, ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। अगर हम गलत करते हैं, कहीं अगर क्लास को उठा के ऊपर रख देते हैं तो ये गलत हो जाता है, फाइलम को, ऑर्डर को नीचे रख देते हैं, स्पीसीज को ऊपर कर देते हैं तो ये गलत है। ये इसकी एक सीरीज है, ये इसी सीरीज में रहेंगे। अगर हम इनकी सीरीज को बदलते हैं तो ये गलत होता है। इसको कहते हैं टेक्सोनोमिक हेरेनरी। ठीक है। और इन सारे जो ये हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ये जो हैं तो इनको बोलते हैं टेक्सॉन्स। ये टेक्सॉन्स इनको कहते हैं। और इसमें और कुछ बचा नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एक करके सारे जो हैं क्लासेस जितने भी हैं उनके बारे में। सबसे पहले आता है स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या होता है, कुछ के बारे में पढ़ेंगे, बाकी अब खुद पढ़ लेना। स्पीसीज़ क्या होता है, पहले तो स्पीसीज़ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसको अब डिफाइन कैसे करेंगे, अ ग्रुप ऑफ लिविंग्स विच हैव फंडामेंटल इक्वालिटीज़। द ग्रुप ऑफ यूनिट, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, यूनिट नहीं स्पीसीज, विच हैव फंडामेंटल इक्वालिटीज़। इक्वालिटीज़ मतलब एक ऐसा स्पीसीज का ग्रुप जिसमें फंडामेंटल इक्वालिटीज़, मतलब फंडामेंटल इक्वालिटी जो होती हैं वो होती हैं। जैसे लाइन है, टाइगर है, लिपर्ड है, इसमें फंडामेंटल इक्वालिटीज़ होती हैं। मतलब अगर उसमें 4 पैर पाए जा रहे हैं तो उसमें भी 4 पैर पाए जा रहे हैं। वो तेज़ दौड़ता है तो वो लाइन भी तेज़ दौड़ता है, टाइगर भी तेज़ दौड़ता है और लिपर्ड तो तेज़ दौड़ता ही है। तो इन तीनों में फंडामेंटल इक्वालिटीज़ होती हैं, सेम होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए अलग स्पीसीज़ में रखा गया है। तो जो स्पीसीज़ होती हैं वो ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फंडामेंटल इक्वालिटीज़ होती हैं। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे, एक स्पीसीज़ लिखते हैं जिसमें लियो स्पीसीज़, ये हमेशा कैप्स स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है स्पीसीज़। इसमें आता है लाइन, ठीक। और दूसरी आती है टिग्रिस, जिसमें आता है टाइगर।
और भी फिर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है जीनस, समझ गए स्पीसीज। उसके बाद आता है जीनस। जीनस क्या आता है? अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, सिंपल है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। मतलब स्पीसीज का जो ग्रुप, उसको कहते हैं जीनस। इसमें भी इक्वालिटीज होती हैं। इसमें रखा गया है पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है जिसमें लियो, टिग्रिस एंड पैराडस। ये हैं स्पीसीज है, ये स्पीसीज हैं। इन तीनों स्पीसीज को पैंथेरा जेनरा में, मतलब जीनस में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है एक सोलेनम जीनस। सोलेनम जीनस, इसमें पोटैटो, ठीक, टोमेटो एंड ब्रिंजल कह सकते हैं। मतलब वेजिटेबल्स को रखा गया इसमें। ब्रिंजल की पता नहीं स्पेलिंग सही है या गलत है, आई थिंक ये होती है, ठीक है। तो जीनस ख़त्म होता है। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली क्या है? अ ग्रुप ऑफ जीनस। जीनस का ग्रुप जो होता है वो फैमिली कहलाता है। इसमें आते हैं सोलेनेसी, एक सोलेनेसी फैमिली होती है। सोलेनेसी, इस फैमिली में किसको रखा गया है? सोलेनम पिट्यूनिया। सोलेनम पिट्यूनिया, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर ग्रुप ऑफ फैमिली होता है, ग्रुप ऑफ मोर फैमिलीज, ठीक है। इसमें ऑर्डर में लिखेंगे पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स में क्या आता है? सोलेनेसी फैमिली आती है, ये एक सोलेनेसी फैमिली आती है। और आती हैं कॉन्वोलेसी, कॉन्वोल्वोलेसी, ये 2 फैमिलीज आती हैं इस ऑर्डर में। पॉलिनोमियल्स आता है प्राइमेटा। प्राइमेटा में मंकी को रखा गया है, ठीक है। और एक आता है कॉर्निवोरा। इस ऑर्डर में क्या आता है? इसमें रखा गया है फैलिडी और कैलिडी। कैलिडी क्या है? ये ऑर्डर है, ऑर्डर है। और ये फैलिडी जो आता है, अभी ये बताया, ऑर्डर से पहले फैमिली। तो फैमिली में जो पैंथेरा फैमिली आती है उसके अंदर ये पैंथेरा फैमिली इसके अंदर आती है। और पैंथेरा के अंदर आते हैं लियो, टिग्रिस और पैराडस, जो कि होते हैं नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। तो इस जो कॉर्निवोरा जो ये फैमिली ऑर्डर है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर है क्या है, हाँ ऑर्डर जो है कॉर्निवोरा जो ऑर्डर है, इसके अंदर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस।
जितने भी नॉन वेजिटेरियंस ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे कार्निवोरा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास। तो क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल नहीं देखते हम, आगे डायरेक्ट चलते हैं। फिर डायरेक्ट आता है किंगडम। किंगडम क्या है? किंगडम इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है किंगडम, और इसमें सिमिलरिटी जो होती हैं बहुत कम होती हैं, और जो स्पीसीज था उसमें सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा होती हैं और किंगडम में सबसे कम होती है। किंगडम क्या होते हैं? सॉरी, किंगडम से पहले एक छूट गया, किंगडम बाद में पढ़ते हैं। फाइलम अभी रह गया। फाइलम और डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलम और डिवीज़न, ठीक है। तो फाइलम क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस होता है। और फाइलम जो होता है, फाइलम और डिवीज़न ये दो वर्ड क्यों हैं? तो फाइलम जो वर्ड है ये क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए। मतलब जब एनिमल्स की टेक्सोनॉमी हम लिखते हैं तब फाइलम यूज़ करते हैं, और जब प्लांट्स की टेक्सोनॉमी करते हैं तो हम डिवीज़न लिखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जगह लिखा होता है। तो ये हो गया। इसके अंदर इसका एग्जांपल आता है, एक आता है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में क्या आते हैं? जो इसमें नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड होती है रीढ़ के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जिसमें पाया जाता है वो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा किंगडम। किंगडम क्या है? टेक्सोनॉमी की लार्जेस्ट यूनिट है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, और ये 5 होते हैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर्स का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ठीक है। इसमें पहला जो किंगडम था वो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये इतना लिख लीजिए। उसके बाद साथ में मतलब ये ख़त्म होता है, पूरा क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। इंट्रोडक्शन जो क्लासिफिकेशन का है वो ख़त्म होता है। उसके बाद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जितने भी अर्थ पे स्पीसीज़ हैं, इस अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनको पढ़ना क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। मतलब सारी स्पीसीज़, जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनको ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो कितनी स्पीसीज़ हैं टोटल इस अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें से 70% जो हैं वो है एनिमल्स, ठीक है, प्लस 22% है प्लांट, और प्लस 8% है माइक्रोस्कोपिक्स। ठीक है, 70% एनिमल्स हैं, प्लांट 22% एंड द 8% ऑफ माइक्रोस्कोपिक्स। उसमें से जो 70% एनिमल्स हैं उसमें से 70% आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं इंसेक्ट्स को,
नोन एज इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। 70% आर्थ्रोपोड्स हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज़ हैं वो किसकी हैं? आर्थ्रोपोड्स की। 70% स्पीसीज आर्थ्रोपोड्स की हैं। तो इस अर्थ पे टोटल सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है वो आर्थ्रोपोड्स की हैं, जो कि इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं एनिमल्स, उसके बाद प्लांट, फिर माइक्रोस्कोपिक्स। ठीक है। तो सॉरी, जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो लार्जेस्ट फाइलम है। ये फाइलम में आते हैं। सबसे बड़ा जो फाइलम है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, तो वो है इंसेक्ट्स का। आर्थ्रोपोड्स ये एक फाइलम है, तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। मतलब 11 फाइलम होते हैं एनिमिलिया के अंदर। जो एनिमल है वो एनिमिलिया में आते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है एनिमिलिया में, एनिमिलिया के अंदर टोटल 11 फाइलम आते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोड्स का है। 70% सारे एनिमल्स की 70% स्पीसीज इसमें इंसेक्ट्स की होती हैं। अब उसके बाद जो आता है, जो इंडिया है वो 12 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी, जो मेगा डाइवर्सिटी वाले जो कंट्रीज़ हैं उसमें से एक है इंडिया जो है, जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं लगभग 45,000 प्लांट स्पीसीज, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दोनों। और सॉरी, जो 45,000 प्लांट स्पीसीज और लगभग 90,000 जो है वो है प्लांट की स्पीसीज, एनिमल्स की स्पीसीज है। मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया कह लेते हैं जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले कंट्रीज़ में से एक है। मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्री में से एक है इंडिया, जहाँ पे 45,000 प्लांट स्पीसीज और 45,000, और इसका लगभग डबल, ऑलमोस्ट 90%, 90,000 कौन सी है? एनिमल स्पीसीज। 90,000 एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं और 45,000 जो है वो प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं इंडिया में। तो इंडिया जो है वो 12 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई, तो उसमें से इंडिया जो है वो एक है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इतनी स्पीसीज हैं तो हम इनकी स्टडी कैसे करें? इतनी स्पीसीज को एक साथ तो हम देख नहीं सकते। कोई स्पीसीज किसी और कंट्री में पाई जाती है, कोई स्पीसीज किसी और कंट्री में पाई जाती है, तो हम सारी कंट्री में जा कर तो देख नहीं सकते हैं। तो क्या किया गया है, बहुत सी ऐसी स्पीसीज जो बहुत पुरानी है, बहुत डेथ हो चुकी है, जो अभी अब नहीं पाई जाती हैं, जो गायब हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। तो ऐसी भी स्पीसीज कुछ हैं, तो उनके लिए कुछ सोर्स बनाए गए हैं। कुछ सोर्स हैं ऐसे जिनके हेल्प से हम इन स्पीसीज के बारे में पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो वो सोर्स हैं कुछ, उनके बारे में, सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स है वो है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम पता सबको होगा, लेकिन म्यूज़ियम की डेफिनेशन क्या होती है, म्यूज़ियम में होता क्या है? म्यूज़ियम में जो होती हैं, जो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, कुछ नहीं मतलब ज़्यादातर स्पीसीज जिनकी हमें नॉलेज लेनी होती है, उन सारी स्पीसीज को, उन सारी लिविंग ऑर्गेन्स को मार के उनकी बॉडी को ड्राई करके म्यूज़ियम में रखा जाता है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो उनको देखते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे। म्यूज़ियम में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के उनकी बॉडी को ड्राई करके रखा जाता है। ऐसा नहीं कि जिंदा मतलब बॉडी होती है उसको अंदर रखा जाता है, या मतलब ऐसे ही मर गया उसको डायरेक्ट उठा के रख देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं। उनके ऊपर केमिकल्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से वो सड़ते नहीं हैं, ना ख़राब होते हैं कभी, मतलब वैसे के वैसे ही दिखते हैं। उनको ड्राई कर दिया जाता है, ड्राई करके मतलब जो फॉर्म उनको मिलती है वो उसी फॉर्म में रहते हैं, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो चीज़ों को मतलब ऑर्गेन्स को ड्राई करके रखा जाता है, ड्राइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक, अब कुछ फेमस म्यूज़ियम हैं, उनके बारे में लिख लो। सबसे पहला है, सबसे फेमस म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम सबसे फेमस है।
जो कि है लंदन में, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। कहाँ है? लंदन में है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट म्यूज़ियम, जो कि है अंडमान निकोबार में। ये स्पेलिंग गलत तो बता देना कमेंट में। उसके बाद आता है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद आता है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये कहाँ है? शायद मुंबई में है, मुंबई में है। उसके बाद आता है इंडियन म्यूजियम, ये कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता में है। उसके बाद आता है महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम, महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम। कहाँ है? जयपुर में है। ये इम्पोर्टेंट म्यूजियम होंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा सोर्स जो है दूसरा सोर्स है जू। जू क्या होता है? जू में जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखा जाता है, उसमें मार के नहीं रखा जाता है। म्यूज़ियम में उनको मारा जाता है, मारने के बाद सुखा के ड्राई करके उनकी बॉडी को रखा जाता है। लेकिन जू में जो होता है ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है उनको उनके फेवरेबल कंडीशंस में, उनको वैसा अनुकूल वातावरण, उनको वैसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एनवायरनमेंट दिया जाता है। मतलब जैसे वो अदर जगह पर जहाँ अपनी उनकी होती है जगह, जैसे वहाँ रहते हैं वैसे ही उनको जू में रखा जाता है। जू में उनको वैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, वैसा एनवायरनमेंट, वैसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है और जू में उनको रखा जाता है। तो जू में इसलिए रखा जाता है कि हम उनको देखें, उनके बारे में स्टडी करें, क्योंकि हम जंगल में तो जा नहीं सकते हैं ऑर्गेनिज्म को देखने। वैसे जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है तो हम जानवरों को देखने जंगल में तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है जू। जू बहुत फेमस जूज़ हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा उनके अकॉर्डिंग उनका जो इन्वायरमेंट होता है उनमें रखा जाता है, उनको वैसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है। तो जू भी एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज गेन करने का। उसके बाद तीसरा सोर्स जो आता है जीवों को पहचानने का। ये इसमें मतलब होता है हम देखें जीवों को, उनको पहचानें कि वो कौन हैं, कैसे हैं, क्या पहचान उनकी है। उसके बाद आता है एक तीसरा सोर्स जीवों को पहचानने का, जिसको बोलते हैं की क्या है? की बेस्ड होता है सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे होता है। मतलब कोई अगर हमें बॉडी मिल गई, लिविंग बॉडी मिल गई, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो ये एक प्रोसेस है उस बॉडीज़ को पहचानने की। इसमें मतलब ये बेस होता है सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ पे। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे एक बॉडी मिल गई, ठीक, अब उस बॉडी को हम कैसे पहचाने कि किसकी बॉडी है? तो ये जो की प्रोसेस होती है ये पहले तो बेस होती है सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के ऊपर। और दूसरी बेस होती है ये यस और नो पर, यस और नो।
ठीक है। तो अगर कोई बॉडी में मिली, ठीक, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो उसके लिए पहले हम देखेंगे उसकी स्किन देखेंगे, इसकी स्किन ड्राई है या नहीं है। ठीक, पहले ऊपर ऑप्शन रखेंगे नो और नीचे रखेंगे यस। ठीक, अगर नहीं है ड्राई स्किन तो एक ऑर्गेनिज्म होता है सैलमेंडर ऑर्गेनिज्म होता है सैलमेंडर। उसकी स्किन ड्राई नहीं होती है, गीली से। वो एक एम्फीबियन होता है, मतलब पानी में रहता है। एक्वेटिव होता है। एम्फीबियन मतलब होता है पानी में भी रहता हूँ और स्थल पे रहता हूँ, ज़मीन पे भी रहता हूँ। तो ऐसे मतलब इसको कहते हैं एम्फीबियन कहते हैं, जो इस पानी में भी रह लेता हूँ, ज़मीन पे भी रह लेता हूँ। अगर इसकी स्किन अगर ड्राई नहीं है तो सैलमेंडर हो सकता है। अगर है तो उसके फिर दो ऑप्शन बनते हैं। तो हम देखते हैं उसकी स्किन पे बाल हैं या नहीं, हेयर। अगर नहीं है, नो अगर ऑप्शन है, तो लिजर्ड हो सकती है। अगर फिर ऑप्शन आता है यस, तो उसकी दूसरी सिमिलरिटी को देखेंगे। दूसरी सिमिलरिटी अपोजिबल थंब। दूसरी सिमिलरिटी अपोजिबल थंब। अपोजिबल थंब होता है, जिसे हम लोगों में अपोजिबल थंब पाया जाता है। हम एक थंब से अपनी ये चारों उंगलियों को टच कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ये टच नहीं कर सकते अपने थंब से चारों उंगलियों को, तो उसमें अपोजिबल थंब नहीं पाया जाता। हम लोगों में अपोजिबल थंब पाया जाता है। तो ये एक पहचान है। अगर अपोजिबल थंब उसमें नहीं पाया जाता तो लायन हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, टाइगर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो उनका जो अंगूठा होता है, उनका थंब जो होता है, वो अपनी उस अंगूठे से अपनी उंगलियों को टच नहीं कर सकते। तो लायन हो सकता है या टाइगर हो सकता है। अगर नहीं है तब, अगर है यस है ऑप्शन, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, दूसरी सिमिलरिटी देखेंगे। उसकी सिमिलरिटी देखेंगे कि वो चलता कैसे है, बाईपैडल है या नहीं है। बाईपैडल मतलब वो अपने 4 पैर से चलता है या 2 पैर से चलता है। अगर 2 पैर से चलता है तो वो बाईपैडल है, और अगर नहीं चलता है तो बाईपैडल नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसका ऑप्शन होगा गोरिल्ला, कि गोरिल्ला 4 पैर से चलता है। अगर बाईपैडल है, अगर ऑप्शन यस है, तो वो बॉडी ह्यूमन की होगी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन में पाई जाती हैं। तो ये है एक प्रोसेस की, जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पहचानते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स के सोर्सेज हैं सम इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मोनोग्राफ, मैनुअल्स, फ्लोरा। ये कुछ बुक्स हैं मोनोग्राफ में, मतलब किसी एक ही चीज़ के बारे में पूरी डिटेल दी होती है। तो और इसी तरह मैनुअल्स भी होता है। फ्लोरा में जितने भी प्लांट होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल दी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको पढ़ के हम पूरी नॉलेज किसी स्पीसीज़ के बारे में गेन कर सकते हैं। इसके साथ में पूरा चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर विल बी अपलोडेड सून।